नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर के वासी 21 दिसंबर की सुबह को आज तक भुला नहीं पाए हैं, क्योंकि 21 दिसंबर की सुबह जो कुछ राजधानी जयपुर के भांगरोटा क्षेत्र में घटित हुआ वो वाकई बेहद भयावह था। इतना भयावह कि आज भी जब उसकी बात होती है तो रूह कांप उठती है। तब से लेकर अभी तक इस हादसे में तकरीबन 18 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 7 से 8 लोग एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मगर यह हादसा जिम्मेवारों पर, प्रशासन पर और सरकार पर बड़े सवाल खड़े करता है। इतना बड़ा हादसा हुआ मगर जवाबदेही, जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हो पाई है। जिम्मेवार विभाग लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो जिम्मेदारी है वो डाल रहे हैं, मगर इस पूरे हादसे में जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है। सरकार भी समय पर, प्रशासन के लोग मौका स्थल पर पहुंचे थे, घटना स्थल पर पहुंचे थे, मौका मुआयना करा था, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे, मगर अभी तक इस हादसे में जवाबदेही तय नहीं हो पाई है और ये हादसा अब सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। 21 दिसंबर से लेकर आज आप देखिए कि 27 दिसंबर हो चुकी है, तकरीबन 6 से 7 दिन का ये समय। और इस हादसे में अभी तक क्या कुछ हुआ, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ ही भाजपा से प्रवक्ता मनीषा जी हमारे साथ है और इसके साथ ही एनजीओ संचालक नेहा जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी योगेंद्र जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कैसे देखते हैं भांगरोटा हादसे को, इससे क्या सबक हमें लेना चाहिए? देखिए इशिका जी, ये कोई पहली घटना नहीं है। जी ये तो जरूर है कि इसमें घटना जो है भयंकर रूप से हुई है, जी जिसके अंदर गैस रिसाव हो गया और लोग जल गए और इतने लोग घायल हो गए। 17 और 18 के आसपास अब मृत्यु होने की जो आपने सूचना दी है। तो दुख की बात यह है कि छोटी छोटी घटनाएं उस जगह पे जी जो कट है वहां पहले भी कई बार हो चुकी हैं। तो इसलिए ये हादसा पहली बार नहीं है। और देखिए, जो बिंदु अब उठाए जा रहे हैं, इन बिंदुओं पर तो जब नेशनल हाईवे वाले जब काम करते हैं और जब हाईवे बनते हैं ना, तो जी। इनकी डीपीआर बनती है। और हम्म। जब डीपीआर बनती है तो उस डीपीआर के अनुसार ही कहां कट होना चाहिए, कहां चौड़ाई होनी चाहिए, ये सब उसमें निश्चित होती है। जी कि नेशनल हाईवे बन जाते हैं, उसके बाद आप देखिए कोई स्कूल है, जैसे डीपीएस स्कूल है, कोई पेट्रोल पंप है, कोई कोई बड़ी संस्थान आ गई कहीं। फिर क्या होता है कि उसमें सिफारिशों का दौर चलता है। और सिफारिशों के दौर में जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है, 2022 में ये कट खोला गया है। और ये कट मेरे ख्याल से इसके अंदर 3 संस्थाएं जुड़ी हुई थी, आरटीओ, पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी। इन्होंने 2022 में शायद इसको खोला है, जैसा मुझे जानकारी में आया है। पहले ये बंद था, लेकिन खोलने के भी नियम है। नेशनल हाईवे में ये नियम है खोलने के कि उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये उसके अंदर दिखा गया है। अगर उसके अंदर जो जब हम कट करते हैं तो उसमें करीब 12 मीटर का कट, मतलब जो फ्लिप होनी चाहिए वो 12 मीटर की होती है, ताकि उसके अंदर वाहन आ जाए अगर कोई वाहन टर्न करता है तो। दूसरा, वहां ब्लिंकर रहता है रेड रंग का। और तीसरी बात यह है कि वहां सड़क सूचना तंत्र वहां पर लागू रहता है, कि वहां पर बोर्ड लगे हुए रहते हैं। वहां पर आई काइट जो होती है रेड रंग की, या जो भी रंग लगाते हैं वो रहती है, रिम्बल्स लगे रहते हैं। इस प्रकार की कई सारी चीजें इस हाईवे पर बनाई जाती हैं। तीसरी बात यह है कि अकस्मात इनको खोल नहीं सकते हैं। अगर मान लो कोई खोलता है तो इसमें कोई मीटिंग बनती है, जिसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज के अंदर शामिल होती हैं। अब आप ये देखिए कि जब ये इंसिडेंट हो गया तब भी लोगों की नींद नहीं खुली, और आज भी वो की वो स्थिति वहां मौजूद है। आप देखिए, उसके लिए सर्विस लेन और बनाई जाती है। तो मेरा कहना यह है कि नेशनल हाईवे पर जो अभी स्थिति यह है कि राजमार्गों पर 13,795 ब्लैक स्पॉट हैं। अब मुझे बताइए ईशिका जी, ब्लैक स्पॉट आते कहां से हैं? ये जब बनाते समय जो डीपीआर बनाई जाती है, उस समय में ब्लैक स्पॉटों की जानकारी इनको, या अगर हम रोड इंजीनियरिंग अच्छी तरह से करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, उस समय तो रोड इंजीनियरिंग बनाते समय इन ब्लैक स्पॉटों के बारे में कोई जानकारी करता ही नहीं है। जब 2 या 3
दुर्घटनाएं हो जाती है और मृत्यु हो जाती है, तब उसके अंदर ब्लैक स्पॉट उसको बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए, राजस्थान में 994 ब्लैक स्पॉट हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही? जी भाजपा प्रवक्ता मनीषा जी हमारे साथ है। योगेंद्र जी, आपने बड़े सवाल खड़े किए, इनसे जवाब मांग लेते हैं। मनीषा जी, क्या कहिएगा? आप पूर्व अफसर रहे हैं, आरपीएस अफसर रहे हैं, क्या कहिएगा इनके सवालों पर? देखिए, बिल्कुल भागरोटा की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसकी पुनरावृत्ति के लिए जो हमारी सरकार है बहुत ही संवेदनशील है। लगातार देखिए आप, भजनलाल सरकार जो है वो लगातार बैठ के ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए कि वे स्वयं उस घटना पे गए, उसका जायजा लिया और उसकी लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं, फीडबैक लिया गया है। कमेटी उसी समय बन गई थी और उस कमेटी के तहत जो सरकार है उन्होंने इस पे कई तरह के अभी नियम अधिकारियों से जवाब मांगे हैं। और आप अगर बात करते हैं कि एनएचएआई और परिवहन विभाग के साथ में बैठकें की है, जिसमें उन्होंने हर दिन के उन्होंने रिपोर्ट के तहत उन्होंने ये किया है कि यहाँ पे 6E फॉर्मूला की कार्रवाई हो और ब्लैक स्पॉट्स है वो उनको चिन्हित करके उनको ठीक किया जा रहा है, दुर्घटना क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे एनएचएआई है वहाँ पे एम्बुलेंस की हो, वहाँ पे उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल जी बैठकों से अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं, ऐसी दुखद घटनाएं हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी दोहराई ना जाए, उसके लिए प्रयास पूरे तरह से भजनलाल सरकार ने कार्य एक्शन मोड पे आ गई हैं। उन्होंने अभी देखा जाए तो एनएचएआई के एक अधिकारी को भी उन्होंने हटाया है और उनसे जवाबदेही तय की गई है, यहाँ पे जिम्मेदारी तय की गई है और जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पे सख्त से सख्त जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पे कार्रवाई की जाए तो और सख्त मनीषा जी, आप ये जिस तरह कह से रही हैं कि अभी जो संवेदनशीलता से। ट्रांसफर किया गया है वो इस हादसे की वजह से किया गया है? अभी अभी जो वो उनका ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में? जी, एनएचएआई के अधिकारी को हटाया गया है। हाँ जी। इसी के तहत एक्शन मोड पे सरकार जो है वो बिल्कुल है, उन्होंने 6E फॉर्मूले पे कार्य करना शुरू किया है। सड़क दुर्घटनाओं पे नियंत्रण करने के लिए 6E फॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें जिस तरह से अभी मनीषा जी, इस बारे में अभी तक किसी तरह का क्लेरिफिकेशन नहीं है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो राजस्थान रीजनल ऑफिसर को हटाया है तो उनका ट्रांसफर किस वजह से किया गया है? क्या इस अग्निकांड की वजह से किया गया, आप ऐसा कह रही हैं? देखिए, भागरोटा कांड के बाद ही उनको हटाया गया है, उनको हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उसका फीडबैक लिया जा रहा था और अभी उन्होंने एक्शन मोड पे उन्होंने 6E फॉर्मूला मतलब तय किया है, जो कि बहुत ही सही तरह से ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, रोका जाएगा। ऐसी इन 6E फॉर्मूले के तहत बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं वो जो है उनमें कमी आएगी। जैसे एजुकेशन है कि जो इस तरह की जो घटना है उसमें सरकार, प्रशासन और जनता सभी को जिम्मेदारी दी गई है। सभी को इसमें कम करने के लिए सबका सहयोग किया गया। सबका सहयोग आवश्यक होता है क्योंकि ऐसी घटनाएं हैं उसमें जनता की भी जिम्मेदारी होती है और प्रशासन सरकार ने। आपका रुख करूंगी, फिलहाल नेहा जी का क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहना है वो जान लेते हैं। नेहा जी, क्या कहिएगा? देखिए, किसी सरकार की फेवर या किसी सरकार के अगेंस्ट ना बोलते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो सड़क सुरक्षा में होने वाली जो मृत्यु दर है जो लगातार राजस्थान में बढ़ रही है, मतलब हम 11,762 पे हैं और अभी जब हम 2024 का आंकड़ा कोलेट करेंगे तो ये शायद इसको भी पार कर जाएगा, 12,000 को भी। तो ये दिक्कत यहाँ है कि रोड सेफ्टी किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। कहने को ये एक साझी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी विभाग इसको अपना समझकर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। मैं कम से कम इस मुद्दे से आज 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। प्रॉब्लम यहाँ आती है, कमेटीज बनती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, मापदंडों के हिसाब से ऑडिट्स होते हैं, इन्फोर्समेंट स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए किताबें छाप दी जाती हैं, स्कूलों तक पहुंच भी जाता है, लेकिन
उसका ग्राउंड पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि रिकमेंडेशन जो कमेटी ने दी थी वो आगे इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। इसका एक सरल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये जो अग्निकांड जिस जगह पे हुआ है, ये रिंग रोड को एक्सेस देने के लिए एक कट दिया गया था जो कि एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट था। स्टॉप गेट अरेंजमेंट आपका 3 से 6 महीने के तक मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 4 साल से यहाँ पर कोई भी इन्होंने क्लोवर लीफ बनाने का कोई भी इनिशिएटिव हमें नहीं दिखा कि कोई फास्ट पेस क्लोवर लीफ बनाने पे कोई इनिशिएटिव लिया गया हो। लेकिन 4 साल से पुलिस, आरटीओ, एनएचएआई, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर लोकल प्रशासन, क्या किसी का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं गया? हजारों बार गया, कमेटीज में डिस्कस भी हुआ। जैसे कि जोशी जी ने बताया, छोटे मोटे हादसे तो सिर्फ यहीं पे नहीं, इसके आसपास भी जो 2 आगे और चौराहे हैं वो भी ब्लैक स्पॉट ही हैं, महापुरा वाला भी और भांकरोटा वाला भी, जहां अभी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये मुद्दे डिस्कस बहुत बार हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दुखद बात ये है, आज भी हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, सबको पता है क्या होना है, डेलिनेटर्स लगने चाहिए, हजार्ड मार्कर लगने चाहिए वहां पे। अगर स्टॉप गेट अरेंजमेंट है तो मैन्युअली ट्रैफिक मैनेज किया जा सकता था, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। लेकिन ग्राउंड पे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन सेट कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। योगेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। भाजपा प्रवक्ता जो मनीषा जी हमारे साथ है, वो कह रही हैं कि जो ऑफिसर है दिनेश कुमार चतुर्वेदी, उनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया है। सरकार अपना काम कर रही है, तुरंत एक्शन ले रही है। 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है, जिन्होंने आज घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना भी किया है, स्थितियों का जायजा भी लिया है। क्या कहिएगा? देखिए इशिका जी, किसी अधिकारी को हटाना या नहीं हटाना, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं है कि इस तरह से करना है। दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, दुर्घटनाओं के कारण खूब सामने आते हैं, रोज आ रहे हैं। आप देखिए, एक बालिका बोरिंग में गिरी हुई है, लेकिन वहां भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। और ऐतराज, जब मैं ये बात बोलता हूं तो सब ऐतराज करते हैं, अरे भाई ऐतराज इसमें क्या बात का है? मुकदमा दर्ज करिए आप। आपने वो ट्रक वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जो मर गया है, अब बताइए सजा कौन पाएगा? अरे भाई, कानून में प्रावधान है। जो आईपीसी थी, जो बीएनएस आई है नई, उसमें 125 बीएनएस में है कि जो दूसरों के जीवन को संकट में डालेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 105 बीएनएस में होना चाहिए, 290 बीएनएस में होना चाहिए। जो लोक मार्ग को त्रुटिपूर्ण ढंग से बनाएगा उसमें 285 में होना चाहिए। तो कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या होता है इशिका जी, जो राजनीतिक दल होते हैं, इनसे जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? नेशनल हाईवे पे जो ठेकेदार हैं, ये कोई स्वतंत्र ठेकेदार थोड़ी होते हैं, ये किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए रहते हैं। अब आप बताइए, उनके खिलाफ ये मुकदमा कैसे दर्ज कर सकते हैं? तो बात यह है कि अगर मान लीजिए ये कट खोला गया 2 साल पहले, तो अब आप उस समिति से पूछ लें जिसने खोला था, भाई तुमने किसकी सिफारिश में खुलवाया? तो कारण यह है कि अब आप देखिए, जैसे अभी ये इंसिडेंट होने के बाद से आरटीओ ने 700 चालान बना लिए। कितने दिन में? 5 दिन में 700 चालान। उसमें ओवर हाइट के बना लिए 140, बिना परमिट के 30 बन गए हैं, बिना फिटनेस के 23 बन गए। तो मुझे बताइए इशिका जी, जब 5 दिन में 700 चालान बनाए हैं, तो इस तरह से अनफिट गाड़ियां तो बहुत चल रही हैं। लेकिन योगेंद्र जी, अब उन अनफिट गाड़ियों से सरकार पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप भी आरपीएस रहे हैं, आप भी सेवानिवृत्त हैं। आपको नहीं लगता कि कई अफसर्स भी इसमें लिप्त होते हैं? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बेईमानी होती है या राजनीतिक दलों से जुड़े हुए वो ठेकेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अफसरों की भी मिलीभगत इसमें कई बार सामने पहले भी आ चुकी है? हाँ, क्यों नहीं? होता भी है, तो पूरा सिस्टम ही हमारा इस तरीके से बना इशिका हुआ जी, है, राजनीतिक दल और ब्यूरोक्रेट, कर पा रहे। देखिए राजनीतिक दल और ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल होते हैं। हाँ। और बिना इनके शामिल हुए कोई भी व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं होती। अब बड़ा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट बांटते हैं, मैं ये बता रहा हूं कि जैसे जयपुर में 10 फिटनेस सेंटर हैं, 8 फिटनेस सेंटर में किसी ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक दल के नेताओं के परिजन उसके अंदर शामिल है, तो वो फिटनेस सेंटर चलते हैं।
अब मुझे बताइए कि ऐसी चीजों पर रोक कौन लगाएगा? ऐसी चीजों पर जो शासन करने वाला दल है वो इनको रोक लगाएगा कि अगर इस तरह की चीजें चल रही है तो उन पर लगे। अब जैसे मान लो ये 6 इन्होंने जारी किए, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और वैल्यूएशन और एग्नोजमेंट। अब ये जो चीजें इन्होंने जारी की है, मैं इसके अंदर सबसे पहले इंजीनियरिंग को महत्व देता हूं, एजुकेशन को नहीं। सबसे पहले किसको देता हूं? इंजीनियरिंग। अगर सड़क की इंजीनियरिंग ठीक है तो वहां दुर्घटनाएं कम होगी। दूसरा, इन्फोर्समेंट, अगर कानून को आप लागू करेंगे सबसे पहले तो वहां सुरक्षा के उपाय पहले होंगे, उसके बाद एजुकेशन आती है। लेकिन इन्होंने एजुकेशन सबसे पहले दे दी। अरे भाई, कानून के बारे में सब जानते हैं जो गाड़ियां चलाते हैं। अब आप बताइए, रोड रेगुलेशन नियम बना हुआ है ईशिका जी, उसमें यह है कि जो मेन रोड पे चलने वाला ट्रैफिक है उसकी रफ्तार को आप रोक नहीं सकते। अगर 60 की स्पीड है, 90 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, तो क्या आप उसको रोकोगे? नहीं। रोड रेगुलेशन नियम के अनुसार वो रुकता नहीं है। लेकिन जो उस मेन सड़क पर आता है, जो छोटी सड़क से बड़ी सड़क के ऊपर आता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तब सड़क पे यू टर्न करेगा जब वो लेफ्ट में देख लेगा, राइट में देख लेगा और तब यू टर्न करने के लिए आएगा। और उसके लिए नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, उसके लिए एक वी शेप की एक लीफ बनाई जाती है जो 15 मीटर की होगी, तब जाकर के वो यू टर्न करेगा। तो जब तक हमारे यहां पर इस प्रकार की चीजें कानून के अनुसार लागू नहीं होंगी, तब तक ये, आप जैसे दिया कुमारी जी ने कहा है कि भाई अगर सड़क टूटी हुई होगी तो उनके गुणवत्ता खराब होगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अभी आपने सुना होगा कोई 5, 7, 10 दिन पहले करौली के यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर कार से एक्सीडेंट हुआ और 5 जनों की मौत हो गई। आप देखिए, बिना किसी मापदंडों के स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। उन स्पीड ब्रेकरों पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है। गांव वाले कहीं भी किसी भी जगह स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। कह रहे हैं कि नियमों की पालना बहुत जरूरी है। मनीषा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार और ब्यूरोक्रेट्स, नेता और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत से ऐसे काम होते हैं या कामों में ऐसी लिपापोती की जाती है कि फिर नतीजे इस तरह के हादसे होते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी है वो बहुत लगातार बहुत ज्यादा गंभीर है ऐसे मामलों को लेकर। और जो ये ऐसे हादसे हैं, ये जो आंकड़े बताए गए हैं अभी यहाँ, तो उनको कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और जिस तरह से जो एक्शन मोड शुरू हुआ गया है, कार्रवाई शुरू की है, जवाबदेही इन लेकिन हादसा बैठकों के तहत अधिकारियों के जी, इतना बड़ा हादसा हो चुका, 18 से 19 लोग जान गंवा चुके, 8 लोग अभी भी एसएमएस में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पता नहीं ये बच पाएंगे कि नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल दुखद है ये, बिल्कुल दुखद है। उनके बचने की हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल इस पे आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उस पे एक्शन मोड पे हो, उस पे जवाबदेही तय की गई है। बिल्कुल इन बैठकों के तहत एक्सीडेंट के तुरंत बाद में समीक्षा बैठकें हुई है, अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, फीडबैक रिपोर्ट से ये सब चीजें तय हो गई है। जिस तरह से और भी चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरेज हैं, बैरिगेड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, उनको तुरंत ठीक करने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। और जो 6E फॉर्मूला है, देखिए एजुकेशन बहुत ज्यादा मैं जरूरी मानती हूँ, क्योंकि कई ऐसे जो ग्रामीण एरिया है, एरिया, वो लोग इस तरह की उनको जो सड़क सुरक्षा है उनकी कोई जानकारी भी नहीं है, तो उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलमेट आप किस तरह का लगाएं, उसकी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो सड़क के जो नियम है उनकी पालना किस तरह से की जाए, तो वो जनवरी से इस तरह से की जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो चलाए जाएंगे, लोगों को एजुकेट किया जाएगा। इंजीनियरिंग, बिल्कुल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सड़क इंजीनियरिंग को देखते हुए सड़कों को किस तरह से ठीक किया जाए, उनको जो ब्लैक स्पॉट्स है उनको चिन्हित किया गया है बिल्कुल, और उन पे कार्रवाई शुरू हो गई है। बजरंग सरकार बहुत ही संवेदनशील है ऐसे मामलों को लेकर, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस जो 6E फॉर्मूला है, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, उस पे अधिकारीगण जो आपने भी जिस तरह से बताया कि पहुंच गए हैं उस जगह और उन्होंने इस पे बिल्कुल कार्य करना शुरू कर दिया है। तो
जवाबदेही तो तय की ही गई है, और साथ साथ उन्होंने जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए जी हैं। जी, तो चलिए बिल्कुल चलिए मनीषा जी, हमें आशा है, प्रदेशवासियों को भी आशा है कि जैसा आप कह रही है सरकार ठीक वैसा ही काम करेगी और इसके रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलेंगे। नेहा जी, आपका रुख कर लेते हैं, समय कम है। योगेंद्र जी ने और मनीषा जी ने अपनी बात रख दी है, जनता से अपील भी की है, किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ रही है ये योगेंद्र जी ने बताया है। क्योंकि आप एनजीओ संचालक है, कई बार आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम भी आप लोग लगातार करते हैं। फिलहाल क्या अपील लोगों से करेंगे और इसके साथ ही प्रशासन और सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या हिदायत देना चाहती है? मैं 2 या 3 अपील करना चाहूंगी। जी सबसे बताइए। पहली अपील तो मैं ये प्रशासन से और सरकार से करना चाहूंगी कि जिस जी तरह की सिचुएशन अजमेर रोड पे है, ठीक उसी तरह की सिचुएशन आगरा हाईवे पे भी है, जी जहाँ पे रिंग रोड का एक्सेस पॉइंट इसी तरीके से यू टर्न, बड़े वाहन यू टर्न लेके कर रहे हैं। तो सबसे पहला ध्यान तो हमारा उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमीडिएट पॉइंट है जहां पे हम इंटरवेंशंस ला सकते हैं। दूसरा, मैं डॉक्टर मनीषा के पॉइंट से अग्री करती हूँ कि जो अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अवेयरनेस कहाँ करनी है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में करनी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन अवेयरनेस, चाहे वो सरकार हो, चाहे एनजीओ हो, या चाहे कोई भी अभी सिविल सोसाइटी हो, तो बहुत ज्यादा अर्बन सेंट्रिक अवेयरनेस हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो दुर्घटनाएं हैं 70% से ज्यादा हमारी ग्रामीण सड़कों पर होती हैं। तो वहां के लोगों को जागरूक करना, स्पेसिफिकली टू व्हीलर के उपयोग को लेके जागरूक करना, क्योंकि ज्यादातर तादाद जो है वो टू व्हीलर पे चलती है, चाहे सड़कें उनके लिए बनाई गई हो या नहीं बनाई गई हो, तादाद हमारे यहाँ टू व्हीलर की ज्यादा है। जी और उसकी जागरूकता, और उसके लिए कोई ट्रेनिंग का प्रोविजन भी नहीं है, लाइसेंसिंग सिस्टम भी बहुत लथार्जिक है। तो टू व्हीलर की ट्रेनिंग, हेलमेट का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ये करना जरूरी है। तीसरा, मैं कहना चाहूंगी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, वो बहुत जरूरी है आज की डेट में। हमारे पुलिस और हमारे इंजीनियर्स को भी नहीं पता कि कहाँ कौन सा साइनेज लगेगा। पुलिस इंजीनियर्स को ये नहीं पता कि साइनेज कौन सा लगेगा, और पुलिस को ये नहीं पता कि इस साइनेज के एब्सेंस में वो किस प्रकार का केस बिल्ड कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं, जिसको मैं कहूंगी क्रैश इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हमारे यहाँ नहीं हो पाता। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस एंड इंजीनियर्स वो भी मस्ट है, क्योंकि उसके बिना शायद हम जागरूकता पूरे रूप से नहीं ला पाएंगे। जी जी, चलिए आप तीनों मेहमानों का, योगेंद्र जी, मनीषा जी और नेहा जी, पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि 31 दिसंबर की सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक बड़ा हादसा भांगरोटा क्षेत्र में राजधानी जयपुर में हुआ। और आप देखिए कि 7 से 8 लोग अभी भी एसएमएस में एडमिट है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक इस हादसे में अभी तक 18 से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन और सरकार के भरोसे हम ना बैठे और रोड सेफ्टी नियमों की, रोड ट्रैफिक रूल्स की जो पालना है वो आप और हम सभी करें, क्योंकि यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के बड़े हादसों को होने से इन्हें रोका जा सके और हम अपनी सुरक्षा खुद से कर सकें। आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।